एक तरफ H1B वीजा के रूल्स टाइट हो रहे हैं, दूसरी तरफ इसी वीजा के रिन्यूअल्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक तरफ ग्रीन कार्ड मिलना पहले से मुश्किल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जिसका स्टूडेंट वीजा 3 बार रिजेक्ट हुआ और आज वो यूएस की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक चला रहा है। साथ ही दो ऐसी कहानियां भी हैं जो बताती हैं कि एक छोटी सी गलती इंटरव्यू में आपका वीजा कैसे रिजेक्ट करवा सकती है। तो आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे इन सारे अपडेट्स की स्टेप बाय स्टेप, और ये भी समझेंगे कि नया नियम असल में क्या कहता है और आप एक इंडियन होने के नाते इसमें कहाँ खड़े हैं। चलिए फिर जल्दी से इस बुलेटिन को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं H1B वीजा की। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल H1B प्रोग्राम को लेकर कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा था नए H1B पिटिशन पर $1 लाख की फीस लगाना। लेकिन जून में एक फेडरल जज ने इस फीस को ब्लॉक कर दिया, ये कहते हुए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर ये फीस लगाई थी। बीच स्टेटस ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में केस डाला था और फिलहाल जज का फैसला उनके पक्ष में गया है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद H1B रिन्यूअल्स, यानी जो लोग पहले से H1B पर हैं और अपनी अप्रूवल रिन्यू करवा रहे हैं, उनकी संख्या फिस्कल ईयर 2026 में रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंच गई है। यूएससीआईएस डेटा के मुताबिक इस साल के पहले 9 महीनों में ही करीब 2,73,000 कंटिन्यूइंग एम्प्लॉयमेंट पिटिशन अप्रूव हो चुके हैं, जो पिछले साल के रिकॉर्ड के बेहद करीब है। एक्सपर्ट्स इस डेटा को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी में सिर्फ रिन्यूअल्स ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयर ट्रांसफर्स और दूसरे बदलाव भी शामिल होते हैं। लेकिन एक बात साफ है, H1B सिस्टम का बड़ा हिस्सा सालाना कैप के बाहर काम करता है, यानी रिन्यूअल्स, ट्रांसफर्स और कैप एग्जेम्प्ट पिटिशन 85,000 की लिमिट में नहीं गिने जाते। इसलिए अगर आप पहले से H1B पर काम कर रहे हैं और सिर्फ रिन्यूअल या ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो मौजूदा सख्ती का सीधा असर आप पर उतना नहीं पड़ता जितना नए एप्लीकेंट्स पर पड़ रहा है। अब बात ग्रीन कार्ड की, और ये अपडेट हर उस इंडियन के लिए बहुत जरूरी है जो अमेरिका में रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने की सोच रहा है। 21 मई को यूएससीआईएस ने एक नया पॉलिसी मेमो जारी किया जिसका नाम है PM 6020199। इस मेमो का मतलब समझिए इस तरह, अभी तक जो लोग अमेरिका में टेम्पररी वीजा पर हैं, जैसे H1B, L1, F1 या J1, वो अमेरिका के अंदर ही रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस यानी I-485 फॉर्म फाइल करके ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। ये तरीका दशकों से एक स्टैंडर्ड प्रोसेस रहा है। नए मेमो में यूएससीआईएस ने ऑफिसर्स को याद दिलाया कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं है, बल्कि एक डिस्क्रिशनरी यानी ऑफिसर की मर्जी पर डिपेंड करने वाला प्रोसेस है, जिसे मेमो ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेस कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी अमेरिका के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, बल्कि अब ऑफिसर आपकी फाइल में पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को ज्यादा बारीकी से देखेंगे। पॉजिटिव फैक्टर्स में आपकी टैक्स हिस्ट्री, स्टेबल जॉब, कम्युनिटी टाइज और परिवार की अमेरिकी नागरिक होने जैसी बातें आती हैं। वहीं नेगेटिव फैक्टर्स में स्टेटस वायलेशन, बिना ऑथराइजेशन काम करना या वीजा शर्तों का उल्लंघन शामिल है। एक राहत की बात यह है कि H1B और L1 जैसे डुअल इंटेंट वीजा होल्डर्स के लिए पॉलिसी उतनी सख्त नहीं मानी जा रही, क्योंकि इन वीजा कैटेगरी में शुरू से ही परमानेंट रेजिडेंसी की मंशा रखना कानूनी रूप से मान्य है। शुरू में जब ये मेमो आया तो लोगों में काफी कंफ्यूजन और डर फैल गया, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने साफ किया ये कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, बल्कि केस टू केस बेसिस पर फैसला लिया जाएगा और हाई स्किल्ड वर्कर्स जैसे इकोनॉमिकली फायदेमंद केसेस में अभी अमेरिका के अंदर ही अप्रूवल मिलने की संभावना ज्यादा है। कानूनी तौर पर भी एक अहम बात यह है कि अगर आपका एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन के आधार पर रिजेक्ट होता है तो मेमो के मुताबिक ऑफिसर को अपने डिनायल नोटिस में ये लिखना जरूरी है कि कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स तौले गए और नेगेटिव फैक्टर्स क्यों भारी पड़े। यानी अगर डिनायल होता है तो उसके पीछे की वजह लिखित में मिलना चाहिए, जिसे आगे चैलेंज करने का बेस भी बनाया जा सकता है। हालांकि जो प्योर डिस्क्रिशनरी डिसीजन है वो कोर्ट में चैलेंज करना काफी मुश्किल माना जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट की सलाह यही है कि पैनिक करने की बजाय अपनी फाइल में पॉजिटिव एविडेंस मजबूत रखें और इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लें। अब एक ऐसी कहानी जो आपको उम्मीद देगी। माइक्रन टेक्नोलॉजी के मौजूदा सीईओ संजय मेहरोत्रा की कहानी हाल ही में फिर से चर्चा में आई।
साल 1976 में कानपुर से निकले 18 साल के संजय को यूसी बर्कले में एडमिशन मिला था, लेकिन उनका स्टूडेंट वीजा लगातार 2 बार रिजेक्ट हो गया। तीसरी बार जब वो दिल्ली के अमेरिकी एम्बेसी में वीजा इंटरव्यू देने गए तो फिर रिजेक्शन की खबर आई। संजय तो एम्बेसी से निकलने ही वाले थे, लेकिन उनके पिता ने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं काउंसिल ऑफिसर को खोजा, उनके पास गए और अपने बेटे का केस समझाया। यही मौका संजय की पूरी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। आज संजय मेहरोत्रा माइक्रॉन जैसी सेमीकंडक्टर कंपनी के सीईओ हैं, जिनकी वैल्यू लगभग $1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। ये कहानी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका वीजा रिजेक्ट हो चुका है। एक रिजेक्शन आपकी पूरी कहानी तय नहीं करता। एक और इंस्पायरिंग एंगल है क्रिएटिव प्रोफेशनल्स का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि H1B और O1 वीजा सिर्फ इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन अमेरिकन शेफ अंकिश शेट्टी, जो एक बड़ी वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल फर्म में कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव शेफ थे, वो बताते हैं कि उन्होंने एक स्टेबल टेक करियर छोड़कर स्विट्जरलैंड में कर्नरी फील्ड में करियर बनाया, वहां मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में काम किया और आज यूएस में अपनी पहचान बना चुके हैं। कानूनी तौर पर शेफ जैसे क्रिएटिव प्रोफेशनल O1B वीजा के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी वाले आर्टिस्ट के लिए होता है। इसके लिए क्राइटेरिया में डिस्टिंग्विश्ड इवेंट्स में लीड रोल, मेजर पब्लिकेशंस में रिकॉग्निशन या डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्रिटिकल रोल जैसे प्रूफ चाहिए होते हैं। वहीं बड़े होटल्स और प्रेस्टिजियस रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट रोल में काम करने वाले शेफ्स H1B के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके पास भी लीगल पाथ मौजूद है, बस उसके लिए सही एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना जरूरी है। अब आखिर में 2 अपडेट्स जो बताते हैं इंटरव्यू में क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक इंडियन प्रोडक्ट मैनेजर जो पहले अमेरिका में पढ़ाई और OPT पर काम कर चुके थे, बाद में एक PhD प्रोग्राम में एडमिट हुए, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसे छोड़कर वापस इंडिया आ गए और अपना सर्विस टर्मिनेट करवा दिया। अब जब वो B1 B2 बिजनेस वीजा पर एक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर ने उनकी यूनिवर्सिटी और उसके Day 1 CPT प्रोग्राम को लेकर सवाल पूछे। जवाब में हुई एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनका वीजा सेक्शन 214 सब क्लॉज B के तहत रिजेक्ट हो गया। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि इंटरव्यू में अपना एजुकेशन हिस्ट्री बताते वक्त बिल्कुल क्लियर और सटीक जवाब दें, क्योंकि अधूरी जानकारी ऑफिसर के मन में गलत धारणा बना सकती है। दूसरी तरफ कोलकाता के अमेरिकी कॉन्सुलेट ने B1 B2 वीजा अप्लाई करने वालों के लिए 4 अलग अपॉइंटमेंट कैटेगरी बनाई है। एक बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए, एक उन पेरेंट्स के लिए जो अमेरिका में लीगल स्टेटस पर रह रहे अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, एक जनरल टूरिज्म के लिए जिसमें कोई पुराना रिफ्यूजल ना हो, और एक उन लोगों के लिए जिनका वीजा पिछले 24 महीनों में रिफ्यूज हुआ है। अगर आपका भी पहले वीजा रिफ्यूज हो चुका है तो अपनी कैटेगरी सही से चुनना अब पहले से आसान हो गया है। तो कुल मिलाकर आज के अपडेट से एक बात साफ है, यूएस जाने के रास्ते बदल तो रहे हैं लेकिन बंद नहीं हुए हैं। सही जानकारी, सही डॉक्यूमेंटेशन और अपने केस को सही तरीके से पेश करना ही आज सबसे बड़ा हथियार है। तो आई होप आज का बुलेटिन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये बुलेटिन आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और बुलेटिन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।